हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बूस्टर डोज नंबर 7। होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड वी आर वेरी मच क्लोज टू द एग्जाम्स। रिलैक्स रहिए, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बूस्टर डोज 7 के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। थोड़ा सा रिलेटिवली स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड मुझे पूरा भरोसा है आप भी कोप अप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए पूरा का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना एंड क्वेश्चंस को क्रैक करके चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूं और ठीक है, आई थिंक द स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल। क्वेश्चन नंबर 1, a USD 25 million equity portfolio is financed 20% with debt। ओके, 25 मिलियन आपने 25 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें से 20% डेट है, तो 25 का 20 मिलियन 5 मिलियन का डेट है। 20 मिलियन ओन फंड से 5 मिलियन का डेट है। क्या कॉस्ट पे आपने डेट उठाया है? 6% पे। इफ दैट इक्विटी पोर्टफोलियो जनरेट्स अ 10% रिटर्न, अब ध्यान से 6% पे आपका बोरिंग रेट है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बोरिंग रेट से ज्यादा कमा रहा है, तो डेफिनेटली आपके ओन फंड्स में ये जो इन्वेस्टमेंट रेट है ना उससे भी आपको ज्यादा आएगा, राइट? 10% से भी ज्यादा आएगा। तो कैसे करते हैं सर? तो यहाँ पे लेवरेज रिटर्न इज इक्वल टू, आपने 25 मिलियन पे 10% कमाया, लेकिन माइनस आपने जो 5 मिलियन का डेट लेके रखा था इस पे आपको 6% देना है, राइट? डिवाइड बाय ओन फंड्स इज योर 20 मिलियन। सही है सर, ये 5 मिलियन कहां से आया? 25 मिलियन का 20%। चलिए, तो 20, अब सॉल्व कर रहे हैं। 25 का 10% कितना हो रहा है इंटरेस्ट वाइज? 2.5 माइनस 5 का 6%, इट इज 0.3 डिवाइड बाय 20 मिलियन। ऑब्वियसली परसेंटेज में चाहिए आंसर्स, तो इंटू 100। तो 2.2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, इट इज 11%। ए इज द आंसर। लेवरेज रिटर्न का क्वेश्चन है। Question number 2. Which of the following statements regarding arithmetic mean and geometric mean is correct? The geometric mean will exceed the arithmetic mean। आगे देखूंगा ही नहीं क्योंकि अपने को रिलेशनशिप पता है, AM greater than GM, GM greater than HM, right? B. The geometric mean measures an investment's compound rate of growth over multiple period। एकदम perfect statement है, geometric mean के towards compounding को consider करता है। C क्या कहता है? The arithmetic mean measures an investment's terminal value over multiple period, नहीं over single period, right? तो C भी wrong है। तो ए रॉन्ग, सी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 से कनेक्टेड क्वेश्चन है एक्चुअली। कितने कनेक्टेड क्वेश्चन? ओके, 3 कनेक्टेड क्वेश्चन है। लेट्स सी, एक एक करके टैकल करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, सीवी का फॉर्मूला क्या है? सीवी का फॉर्मूला इज एस डी डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अब यहाँ पे तो वेरिएंस देके रखा हुआ है और एस डी कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0.001723 डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन कितना है? 9.986%। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने न्यूमरेटर डेसिमल्स में लेके रखा हुआ है तो डिनोमिनेटर को भी आपको डेसिमल में लेना पड़ेगा, तो इट इज 0.09986। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 0.001723 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 0.09986, तो यार है 0.4157, राउंड ऑफ करके 0.42। तो इसका क्या है? बी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ पे देखो स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड कितना है? कौन सा वाला ऑप्शन है? सी। और एक्सेस कर्टोसिस क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब फैटर टेल्स, याद है आपको? अगर एक्सेस कर्टोसिस 0 आ गया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेस कर्टोसिस अगर पॉजिटिव आ गया तो फैटर टेल्स है, और अगर एक्सेस कर्टोसिस नेगेटिव आ गया तो थिनर टेल्स है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। Compared to the normal distribution, the sample's distribution is best described as having tails of the distribution with more probability, ना fatter tails तो more probability as compared to the normal distribution, तो 5 का भी क्या है? C, right? तो एक टेबल था उससे कनेक्टेड 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 6, a consequence of one of the disadvantages of the globalization is that, globalization का disadvantage, ऑप्शन ए कह रहा है पे डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज हैव नैरोड। तो ये तो अच्छी बात है कि सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो रहा है? पे डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयज लोग को जो पे मिल रहा है ना, तो हर कंट्री में ऑब्वियसली देयर इज अ गैप, बट द गैप
is reduced. It's a good thing ना. बी क्या है, इमर्जिंग मार्केट ट्रेड फ्लोज हैव ग्रोन मोर इंपॉर्टेंट. ये भी अच्छी बात है सर. ग्लोबलाइजेशन अगर हो रहा है तो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज लोग इमर्जिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, जिससे कि इमर्जिंग कंट्री का ट्रेड फ्लोज वगैरह ग्रो होता है. तो ए एंड बी तो एडवांटेज है. सी क्या कह रहा है, ग्रेटर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन हैज इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस. सर ये डिसएडवांटेज है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे के सारे कंट्रीज कनेक्टेड हो गए हैं, तो इसके वजह से क्या होगा सर, कहीं एक जगह भी आग लगेगा ना तो उसका रिपल इफेक्ट है, सबको सहना पड़ता है. राइट, तो सी इज अ डिसएडवांटेज. 6 का सी. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज मोस्ट लाइकली अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? ऑप्शन है अनइक्वल गेन्स. यस, देखो ग्लोबलाइजेशन अगर आप एवरेज करके देखोगे ना यार, मोटा मोटी देखोगे ना, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक कंट्री को फायदा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलप्ड कंट्री किसी एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री में जाता है तो उसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसका जीडीपी प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़ता है. राइट, इसका मतलब नहीं है कि सारे कंट्रीज को फायदा मिल रहा है. तो ए इज मोस्ट लाइकली एन आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कि यार इसने अनइक्वल गेन्स कर दिया. बी क्या कहता है, इंक्रीज इंडिपेंडेंस. इंक्रीज इंडिपेंडेंस नहीं, इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस. देखो यहाँ पे सी वाला इंटरडिपेंडेंस, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया. सी क्या कहता है, डिक्रीज एक्सेस टू टैलेंट. नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सर एक्सेस टू टैलेंट हैज इंक्रीज्ड. सी इज आल्सो रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 8, Chile and Australia have a free trade with each other but have separate trade barriers on import from other countries. क्लियर कट दिख रहा है, तो कस्टम यूनियन है. राइट, सबसे पहला फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद कस्टम यूनियन, उसके बाद कॉमन मार्केट, उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, उसके बाद मॉनेटरी यूनियन. याद आ रहा होगा. राइट, तो ये आ, एक सेकेंड, एक बार फिर से पढ़ता हूं. मैंने शायद कस्टम यूनियन बोल दिया, तो मैं पहले सीक्वेंस लिख देता हूं. फ्री ट्रेड एरिया है, उसके बाद कस्टम यूनियन है, उसके बाद आता है आपका कॉमन मार्केट, उसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन, एंड लास्ट में आता है मॉनेटरी यूनियन. ये हायरार्की से जाते हैं. अब एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. मैंने शायद गलती से कस्टम यूनियन बोल दिया. लेट्स सी. Chile and Australia have a free trade with each other but have a separate trade barriers on import from other countries. Yes, separate trade barriers. तो ये वाला, this is the best described as free trade area. अगर ऐसा बोला होता ना कि Chile and Australia have a free trade with each other but have a common policy, like common policy with अदर कंट्रीज, तो वो आता कस्टम यूनियन में. तो ये वाला है फ्री ट्रेड एरिया. इन लोग कह रहे कि यार कुछ कंट्रीज है जो मेंबर्स है उनके आपस में फ्री ट्रेड है, लेकिन जो नॉन मेंबर्स है उनके साथ हर एक का अलग अलग टर्म्स है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया. 8 का ए इंपॉर्टेंट. कनेक्टेड क्वेश्चन रहेगा शायद से. हाँ, 9, एंड रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट दैट रिमूव्स ऑल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज. तो फ्री ट्रेड एरिया है. अब आगे देखते हैं. And has a common external tariff against all non-members. This is an example of custom union. See, right? आगे पूरा पढ़ लेते हैं. But does not advance further in deepening economic integration is called custom union. अगर ऐसा बोला होता ना, देखो तो free trade among member nations and it has a common policy with non-members and also अपना ये फ्रीली मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर ऐसा बोला होता ना तो हम लोग बोलते थे सर कॉमन मार्केट. राइट, याद आ रहा होगा कॉन्सेप्ट. अभी क्या बोला, फ्री ट्रेड है मेंबर्स के साथ और नॉन मेंबर्स के साथ कॉमन पॉलिसी है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कस्टम यूनियन. तो 9 का सी. क्वेश्चन नंबर 10, सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टी रिलेटिव टू कॉपर इज लोअर इन टी लैंड देन इन कॉपर लैंड. ओके, टी को बनाने का कॉस्ट कम है टी लैंड में देन इन कॉपर लैंड. विथ ट्रेड, अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, बैरियर्स ओपन होते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री को वही बनाना चाहिए जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है. तो टी लैंड वाले को टी बनाना चाहिए, कॉपर लैंड वाले को कॉपर बनाना चाहिए. यही तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का. राइट, विथ ट्रेड द कॉपर इंडस्ट्री इन कॉपर लैंड वुड मोस्ट लाइकली एक्सपैंड. अब कॉपर लैंड क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा रिसोर्सेस कॉपर बनाने में लगा देगा, क्योंकि कॉपर बनाने में कॉपर लैंड क्या एफिशिएंट है. और टी के लिए क्या करेगा, टी लैंड से इंपोर्ट करेगा. और सर टी लैंड वाला कॉपर क्या करेगा, कॉपर लैंड से इंपोर्ट करेगा. राइट, 10 का ए. क्वेश्चन नंबर 11, मैच द बॉन्ड कोवेनेंट टाइप इन द लेफ्ट कॉलम विद एग्जांपल्स इन द राइट कॉलम. दो टाइप के कोवेनेंट्स होते हैं, आपको पता है, अफर्मेटिव कोवेनेंट, नेगेटिव कोवेनेंट. सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नेगेटिव कोवेनेंट होता है, जहां पे ये बोलते हैं कि यार आप इससे ज्यादा डेट नहीं ले सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इससे नीचे नहीं होना चाहिए. तो नेगेटिव कोवेनेंट में मेरे को ये दिख रहा है कि सर एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्शन, ये भी नेगेटिव कोवेनेंट है, बी कर रहा हूं.
और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम, ये भी आपका नेगेटिव कोवेनेंट है। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज ध्यान में रख लो, ये अफर्मेटिव कोवेनेंट का हिस्सा है। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज का मतलब ये होता है कि यार कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की कैटेगरी में अगर डिफॉल्ट हो गया तो अज्यूम किया जाता है कि सारे बॉन्ड कैटेगरीज में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। दिस इज अ पार्ट ऑफ अफर्मेटिव कोवेनेंट। Question number 12. The coupon rate for floating rate note is composed of the market reference rate and issuer specific spread. नहीं होता है क्या? कूपन रेट इज इक्वल टू बोलते हैं MRR प्लस से 120 बिप्स। अब सर 120 बिप्स होगा कि 180 बिप्स होगा कि 90 बिप्स होगा, डिपेंड करता है यार इशूअर कितना रिस्की है, उसका क्रेडिट क्वालिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इशूअर स्पेसिफिक स्प्रेड है बी। क्वेश्चन नंबर 13. A sovereign bond is usually a safer investment. Obviously, sovereign bond safer है as compared to corporate bond. क्यों? Because sovereign के पास क्या चीज का पावर है सर? उनके पास टैक्स चार्ज करने का पावर है, मनी प्रिंटिंग पावर है, जो कॉर्पोरेट्स के पास नहीं है। राइट? ऑप्शन ए क्या बोलता है? बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क, सॉवरिन बॉन्ड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। वो बात अलग है कि यार कुछ कुछ सॉवरिन बॉन्ड लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं, वो केस में इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं रहता है। बट वैसे देखा जाएगा अगर नॉर्मल सॉवरिन बॉन्ड है तो इन्फ्लेशन का रिस्क तो रहता ही है, ये तो नहीं होगा। बी क्या है? सॉवरिन बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय टैक्सेशन एंड फिस्कल पावर ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट। यही कारण के वजह से सॉवरिन गवर्नमेंट सॉवरिन बॉन्ड इज मच मोर सेफर देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड। सी क्या है? सॉवरिन बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड नहीं, सॉवरिन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जनरली दे आर अनसिक्योर्ड। 14. Which of the following is the appropriate order of claims in liquidation, कॉमा बाय द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट? सबसे पहला किसको पैसा दिया जाएगा अगर लिक्विडेशन होता है तो? ऑप्शन नंबर ए पढ़ने का कोई सेंस नहीं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है पहले जूनियर को पैसा देंगे, गलत। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पहले सीनियर अनसिक्योर्ड फिर सीनियर सिक्योर्ड, गलत। पहले आएगा सीनियर सिक्योर्ड फिर आएगा सीनियर अनसिक्योर्ड फिर लाइन पे खड़ा रहेगा जूनियर। सी। क्वेश्चन नंबर 15. ऑल एल्स इक्वल द बॉन्ड विद द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू इशूअर, इशूअर कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सा बॉन्ड इशू करने से होता है? कॉलेबल बॉन्ड, राइट। ऑप्शन नंबर ए कहता है नो कंटीजेंसी प्रोविजन मतलब स्ट्रेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज अ फिक्स्ड प्राइस कॉल प्रोविजन, फिक्स्ड प्राइस, यही कॉलेबल बॉन्ड। मेक होल कॉल प्रोविजन में इशूअर को उतना ज्यादा फायदा होता नहीं कि ये अनइकोनॉमिकल है, राइट। मेक होल कॉल प्रोविजन में क्या होता है कि यार देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे क्या होता है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कंपनी को, इशूअर को वही प्राइस पे रिडीम करना है बॉन्ड्स को जो इंटरेस्ट रेट गिरने से एक्चुअल प्राइस होता है वही प्राइस पे। तो दिस मेक्स अनइकोनॉमिकल टू द इशूअर। तो बी इज द आंसर। ऑब्वियसली एकदम डाइवर्ट कर करके फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये ऑगस्ट के कैंडिडेट्स के लिए है, तो बहुत सारी चीज आपको याद आ रहा होगा, राइट। फास्ट फास्ट हम लोग कर रहे हैं। Which of the following statements does not describe a likely operational advantage of a futures market transaction as compared to a cash market transaction? Okay, क्या advantage नहीं है अपने को ढूंढना है। ए पढ़ते हैं, it is easier to take a short position in the futures market than in the cash market. ये तो advantage है futures market का। ऑप्शन नंबर बी, there is greater liquidity in the futures market than in the cash market. ये भी advantage है futures market का। तो ए एंड बी आर एडवांटेजेस, अपने को ढूंढना है क्या ऑपरेशनल एडवांटेज नहीं है। सी क्या है? कैश रिक्वायरमेंट टू बाय इन द कैश मार्केट आर लोअर, नहीं। कैश मार्केट में आपको पोजीशंस बनाना है तो यू नीड कैश, ज्यादा कैश लगता है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में जरा सा उसका एक परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन देना पड़ता है। तो सी बेनिफिट नहीं है, सी इज द आंसर। प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, डज नॉट बोला है, राइट। तो ए एंड बी एडवांटेजेस है, सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following hedge accounting designation is appropriate for categorizing a corporate issuer's use of an interest swap converting a floating rate debt into a fixed rate debt? अब ध्यान रखना, अगर वेरिएबल कैश फ्लोस को हेज करने के लिए अगर आप डेरिवेटिव में एंटर करते हो तो उसको कहते हैं कैश फ्लो हेज। अगर फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन से बचने के लिए अगर आप डेरिवेटिव्स में एंटर करते हो तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यू हेज। और आप करेंसी के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए डेरिवेटिव में एंटर करते हो तो उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट हेज। यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में ऑलरेडी फ्लोटिंग रेट का लायबिलिटी था, इसका मतलब वेरिएबल कैश फ्लो जा रहा है। अब कंपनी डेरिवेटिव में एंटर करके उस वेरिएबल कैश फ्लो को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कैश फ्लो को हेज करने का बात हो रहा है, तो इसको ही कहते हैं कैश फ्लो हेज। ठीक है, 17 का वर्ड बी। Question number 18. Which of the following responses is closest to the 1 year futures price of the stock with a spot price of euro 125
एंड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ €2.50 पेड एट द मेच्योरिटी। ये तो इजी हो गया। फ्यूचर्स का प्राइस, स्पॉट का प्राइस 125 इंटू फैक्टर कितना है 1%, दैट इज 1% का फैक्टर इज 1.01 टू द पावर 1। लेकिन याद रखना सर, हम लोग डिविडेंड को माइनस करते हैं, -2.5, राइट। 2.5 मेच्योरिटी में, इसलिए मैंने वहीं पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये होगा आपका 125 इंटू 1.01 माइनस 2.5, 123.75 इज द आंसर। किसी को लग रहा होगा सर हम लोग को अलग स्टाइल से करते हैं, तो अलग स्टाइल से कर लेना। आप क्या करना, 2.5 को पहले एक साल पहले पुल करो, उसके बाद 125 में से माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड करो, फिर सबको आगे भेज देना इंटू 1.01, आंसर तब भी सेम आएगा। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statements regarding the gains or losses of a long forward contract position compared to a long futures contract position is most correct? Assume that the underlying is identical on both contracts and that both contracts have the same time until maturity. तो कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है लॉन्ग फ्यूचर्स वर्सेस लॉन्ग फॉरवर्ड में क्या फर्क है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द डेली रियलाइज्ड गेन और लॉस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड में डेली मार्क टू मार्केट होता नहीं है, तो डेली रियलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं, ए गलत है। बी, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर, ओके, द क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड गेन और लॉसेस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योरिटी के पहले तक कोई भी गेन या लॉस रियलाइज नहीं होता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता है क्योंकि उसमें तो डे एंड पे मार्क टू मार्केट कर देते हैं ना, राइट। तो बी भी गलत है। सी क्या बोल रहा है, at the contract maturity the cumulative realized gain or loss of the forward contract position and the futures contract position are approximately equivalent। सही बोल रहे हैं, राइट। जैसा आपने एक फॉरवर्ड बाई किया 100 पे वर्सेस आपने फ्यूचर्स बाई किया 100 पे, मेच्योरिटी में एफ इज इक्वल टू एस होता है, राइट। मेच्योरिटी में एफ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू से 120 हो गया, राइट। तो सर फॉरवर्ड के केस में फायदा कितना होगा 20, और फ्यूचर्स के केस में फायदा कितना होगा 20। तो मेच्योरिटी में तो लाइक मोटा मोटी सेम ही तो है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या आंसर है बाय द वे, सी, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements most correctly describes a development that has helped reduce the difference in the cash flow impact between the forward and the futures? ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जिसके वजह से फॉरवर्ड फ्यूचर्स के जैसी हो गया। सर ये डेवलपमेंट हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सेंट्रल क्लियरिंग पार्टी आ गया, सेंट्रल क्लियर सीसीपी, सेंट्रल काउंटर पार्टी, ये सेम क्लियरिंग हाउस के जैसा एक्ट करता है। मतलब दोनों जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के काउंटर पार्टीज है उनसे डिपॉजिट लेता है, मार्जिन रहता है, और यहाँ पे भी डेली मार्क टू मार्केट करता है कौन, सेंट्रल काउंटर पार्टी। ये डेवलपमेंट हुआ जिसके वजह से फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आज की तारीख में वैसे सेम है, राइट। या फिर ऐसे बोलो तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स के जैसा है वैसा। ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर्स एक्सचेंज है मूव्ड अवे, कुछ भी बोल रहा है डेवलपमेंट ये हुआ कि फ्यूचर्स को एक्सचेंज से हटा दिए, खत्म करो, ऐसा थोड़ी हुआ। ओटीसी डेरिवेटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू सेंट्रल क्लियरिंग रिक्वायरमेंट, इसके वजह से फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में डिफरेंसेस सब क्या हो गए, कम हो गए वैसे। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a factor that makes comparison, not पे आ गया अभी वापस से, which of the following is not a factor that makes comparison of performance between alternative investments and public securities difficult? एग्जाम में जब भी ऐसे सब सम आया ना तो एक बार ऐसे पढ़ लो, which of the following is a factor which makes the comparison between alternative investments and public securities difficult। ये तीनों में से पहला अपन ये ढूंढते हैं सर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी शेयर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स चार्ज हायर फीस। बी देखते हैं, द यूज ऑफ लेवरेज, हाँ सर, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मैं हेज फंड पकड़ू सर, हेज फंड्स बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड ज्यादा लेवरेज यूज नहीं करते, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपेरेबल ही नहीं है ना, क्योंकि एक बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करता है, एक लेवरेज यूज ही नहीं करता, तो कैसे कंपेयर करेंगे। सेकंड, द फेयर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो पोजीशन इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में नॉट बी रेडिली अवेलेबल। आपको भी पता है हेज फंड्स वगैरह जब भी इन्वेस्ट एंड ऑल दैट करता है तो बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनीज बहुत इलिक्विड पोजीशंस लेता है, वेराज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स उनके इन्वेस्टमेंट्स तो लिक्विड होते हैं। तो सर लिक्विडिटी के कारण से भी हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक पब्लिक सिक्योरिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैन आई से बी एंड सी आर द रीजन जिससे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस पब्लिक सिक्योरिटीज का कंपैरिजन डिफिकल्ट है, राइट, या जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को पब्लिक शेयर्स, पब्लिक सिक्योरिटीज के साथ। तो अपने को क्या पूछा है, क्या फैक्टर है वो ढूंढना है कि विच इज नॉट अ फैक्टर वो ढूंढना है, नॉट अ फैक्टर। तो बी एंड सी आर द फैक्टर्स, ए इज नॉट अ फैक्टर, राइट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में सर हायर फीस होता है, इसके कारण हम हेज फंड या म्यूचुअल फंड को कंपेयर नहीं कर सकते, हेज फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड को, दिस इज नॉट अ फैक्टर, राइट। फैक्टर्स क्या क्या है सर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इलिक्विड है, वेरएस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ये क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग लेवरेज को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन सर म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इतना ज्यादा लेवरेज यूज नहीं होता है, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता है, इसके वैसे कंपेरेबल नहीं वैसा। ठीक है, एनीवेज 21 का इट इज ए। 22, a private equity closes a fund, क्या लिखा है, a private equity closes a fund with a capital commitment of euro 750 million. It has a capital call, 750 million committed था, 500 million का call किया initially and another 250 million at the end of the year one. Okay. The management fee is 2% per annum. याद रहे private equity के केस में management fee is always a percentage of committed capital. At the end of year 5, a total of euro 1 billion, euro 1 billion मतलब 1000 million, is distributed to its investor and the fund is left with euro 500 million in the asset value. Okay. टोटल 1500 मिलियन बनाया था फंड ने, जिसमें से 1000 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किया, 500 मिलियन अभी भी रखा हुआ है। द मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल आफ्टर 5 years इज क्लोजेस्ट टू, मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यार ये कहता है कि इतना पैसा लगाया उसका कितना बन गया, जैसे 100 लगाया 100 का 500 बन गया, तो मल्टीपल इज 5 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, MOIC का सर रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय न्यूमरेटर को पाने के लिए कितना पैसा लगा। सर शुरू में 500, बाद में 250, तो कहने से टोटल इन्वेस्टमेंट इज 750 माइनस, भूलना नहीं है मैनेजमेंट फी को माइनस करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में माइनस मैनेजमेंट फीस एंड अदर चार्जेस। तो मेरे को बताओ कितना रियलाइज्ड हो गया, रियलाइज्ड फंड्स कितना है, कहने से 1 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सर 1000 मिलियन रियलाइज्ड है, प्लस 500 मिलियन अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अनरियलाइज्ड है, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो सभी लेना है। डिवाइड बाई 750 मिलियन हमने लगाया था, माइनस मैनेजमेंट फी करना है। प्राइवेट इक्विटी फंड के केस में याद रखना मैनेजमेंट फी इज ऑलवेज ऑन द कमिटेड कैपिटल, तो 750 मिलियन का 2%, तो 750 का 2% कितना होता है, 15 मिलियन। गलती से 15 माइनस कर दोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा, 15 मिलियन तो 1 साल का है ना, यहाँ पे तो 5 साल तक चला हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा आफ्टर 5 years, तो 15 मिलियन 1 साल का, 5 साल का कितना, 15 इंटू 5 75, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 इंटू 5, तो करते हैं चलो, -750 और 1500 डिवाइड बाई 10, 2.22, सी इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का स्कोप है। नंबर 1, एग्जाम के घाई में आप मैनेजमेंट फी माइनस करना भूल जाओगे। नंबर 2, अगर किसी कैंडिडेट को याद आ गया सब मैनेजमेंट फी माइनस करना है, तो क्या पता वो पर एनम 15 मिलियन ही कंसिडर करे, राइट, जबकि लेना चाहिए था कितना, 75। तो 22 का कितना, सी है आंसर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज में कौन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोला फाउंडर्स, फाउंडर्स तो सबसे पहले आते हैं सीड स्टेज में, एंजल ये भी सीड स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज में आता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, अर्ली में या लेटर में यहां से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लोग आना चालू कर देते हैं, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर मोस्ट लाइकली टू यूज सबसे ज्यादा लेवरेज्ड बाय आउट। इनफैक्ट ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तो हेज फंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25, a shared advantage of IPO and SPAC, that is special purpose acquisition company, दोनों में क्या एडवांटेज है फॉर अ प्राइवेट इक्विटी फंड, इज देयर फास्ट एंड सिंपल एग्जीक्यूशन। नहीं, फास्ट एंड सिंपल एग्जीक्यूशन ना ट्रेड सेल में होता है। ट्रेड सेल का मतलब प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करता है, जिस कंपनी में उसने स्टेक लिया था ना, वो स्टेक उसी कंपनी के कॉम्पिटिटर को दे देता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है ट्रांजैक्शन। बी, एबिलिटी टू विन मार्केट अटेंशन, यस ये दोनों का शेयर्ड एडवांटेज है। आईपीओ भी अगर निकालता है ना, तो एक मार्केट में एक ऐसा आ जाता है ना, किसका आईपीओ आया, किसका आईपीओ आया, अटेंशन आ जाता है। और सर एसपीएसी भी अगर वो
कंपनी को अक्वायर करता है ना, तो एसपीएसी को जो फॉर्म करते हैं ना, उनका भी काफी ज्यादा नेटवर्क एंड ऑल दैट रहता है, तो तब भी एक पता लग जाता है कि यार ये पर्टिकुलर एसपीएसी ने एक फलाना फलाना कंपनी में स्टेक लिया हुआ है, तो दोनों के केस में मार्केट अटेंशन है। तो बी इज द आंसर। एंड सी बोल रहा है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको एसपीएसी में मिलेगा, आईपीओ में नहीं मिलेगा। अपने को शेयर्ड एडवांटेज ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 26, अकीहाइको तकाबे, बाप रे, एटी बोल रहे हैं, ठीक है, हैज डिजाइन्ड द सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग मॉडल which predicts the movements in the overall stock market in the hope of earning a return in the excess of the fair return for the risk involved. उसको रिटर्न कमाना है इन एक्सेस ऑफ द फेयर रिटर्न, जितना रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे भी ज्यादा कमाना है, मतलब अल्फा कमाना है। He uses the predictions of the model to decide whether to buy, hold or sell the shares of an index fund that aims to replicate the movement of the stock market. Takabe would be best characterized as information motivated trader. हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, अर्निंग अ रिटर्न मोर देन द एक्सेस रिटर्न, राइट, अल्फा का बात किया हुआ है, एबनॉर्मल रिटर्न का बात किया है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, जेम्स बीच, James is a young and has substantial wealth. A significant proportion of his stock portfolio consists of emerging market stock that offer relatively high expected return at the cost of relatively high risk. High risk लिया हुआ है तो obviously higher return का expectation होता है, ठीक है। Beach believes that investment in emerging market stocks is appropriate for him given his ability and willingness to take risk. Which of the following labels most appropriately describes Beach? नॉर्मल इन्वेस्टर है तो, एक इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है, ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क ले रहा है तो ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, नॉर्मल इन्वेस्टर ही है बी। सर ये इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऐसा कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं किया हुआ है कि ये जेम्स को मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना है, एक्सेस रिटर्न अर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 28, पानी पी लेता हूं। A German company that exports machinery is expecting to receive $10 million in 3 months. अभी इतना पढ़ के ना एक अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए एग्जाम में कि यार एक जर्मन कंपनी है जो मशीन एक्सपोर्ट कर रहा है, 10 मिलियन मिलने वाला है, लेकिन जर्मन कंपनी को तो कहने से डॉलर रिसीवेबल है। अभी जर्मन कंपनी को इसी चीज का डर लग रहा होगा कि यार आगे फ्यूचर में डॉलर गिर गया तो अब हेज करने जाएगा ये, राइट। लेट्स सी, द फर्म कन्वर्ट्स ऑल इट्स फॉरेन करेंसी रिसीट्स इनटू यूरोस। कैसे? आगे पढ़ते हैं। The CFO of the company wishes to lock in the minimum fixed rate. Minimum fixed rate को लॉक करने के लिए या तो आपको फ्यूचर्स में एंटर करना पड़ेगा, फ्यूचर्स ऑन डॉलर सेल, राइट, या तो फॉरवर्ड ऑन डॉलर सेल, या तो पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा ऑन डॉलर। पुट ऑप्शन भी तो ये होता है, राइट टू सेल एट अ फिक्स्ड प्राइस, राइट। Wishes to lock in a minimum fixed rate for converting $10 million to euro, but also wants to keep the flexibility to use the future spot rate if it is favorable. बाप रे, क्या बोल रहे हैं? हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हेज करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में रेट्स फेवरेबल हुआ, मतलब फ्यूचर में अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो हम लोग को हायर रेट एंजॉय करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑप्शन ही दे सकता है, राइट। इसका मतलब इसने पुट ऑप्शन बाय किया होगा 100%। What hedging transaction is most likely to achieve this objective? Selling dollars forward, buying put option, selling futures, buying put option. वैसे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, राइट। उसमें फिक्स्ड रेट पे आपको देना ही पड़ेगा। पुट ऑप्शन में आपका लैप्स फीचर है ना, इंपॉर्टेंट। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, लुइस रॉबर्ट just purchased a call option on shares of मैकलिन ग्रुप। A few days ago he wrote a put option on मैकलिन shares। एक कंपनी का शेयर है, उसमें उसने कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। कॉल ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन सेल दोनों के दोनों ही लॉन्ग पोजीशन ऑन अंडरलाइंग है, लॉन्ग। The call and put option have the same exercise price, expiry date, number of shares underlying. Considering both options, Robert's exposure to the risk of the stock of the मैकलिन group is long. कॉल बाय करना एंड पुट सेल करना, इसका मतलब रॉबर्ट ये चाह रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर चले जाए, मतलब लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 30, an online brokerage firm has set the minimum margin requirement at 55%. ओके, अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो ब्रोकर कहता है अगर 100 रुपए का शेयर है तो 55 आपको घर से लेके आना है,
ब्रोकर आपको 45 देगा। अगर आप स्टॉक को ब्रोकर से लोन लेके अगर खरीदना चाह रहे हो तो ब्रोकर बोल रहा है भाई 100 रुपए का चीज है तो 55 घर से लेके आप 45 में दूंगा। मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 55%। व्हाट इज द मैक्सिमम लेवरेज रेशियो? कुछ नहीं है, लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला कितना है, A/E। सपोज तुमने 100 रुपए का शेयर खरीदा जिसमें से घर से तुमने 55 लेके आ गए, तो 100 डिवाइड बाय 55, 1.8182, तो 1.82। किसी को लगता है सर हम लोग तो ऐसे करते, तो वैसे कर लो, 1 डिवाइड बाय 55%, 1 डिवाइड बाय 0.5, आना तो वही है। क्वेश्चन नंबर 31। तो 30 का आंसर मार्क किया अपन ने, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेडिंग कॉस्ट लिक्विडिटी इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट। लिक्विडिटी किसको इम्पैक्ट नहीं करता है? एक बार ये देख ले, लिक्विडिटी किसको इम्पैक्ट करता है? क्या लिक्विडिटी स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करता है? हाँ। क्या लिक्विडिटी बिड आस्क स्प्रेड को इम्पैक्ट करता है? हाँ। क्या लिक्विडिटी कमीशन को इम्पैक्ट करता है? नहीं। चाहे स्टॉक लिक्विड हो चाहे स्टॉक इलिक्विड हो, हम तो यार 20 रुपए पर ऑर्डर लेंगे, तो कमीशन से क्या मतलब, लिक्विडिटी का कमीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सी। Question number 32. Evidence of risk aversion is best illustrated by a risk return relationship that is positive. अगर आपको याद आ रहा है पोर्टफोलियो चैप्टर, तो y एक्सिस में हम लोग लेते थे रिटर्न, एंड x एक्सिस में होता था रिस्क। एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का इंडिफरेंस का वैसा अपवर्ड स्लोपिंग होता, तो जो कहता है सर हायर द रिस्क तो उसको हायर रिटर्न चाहिए, तो अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो उसी को तो पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 33। With respect to risk averse investor, a risk-free asset will generate a numerical utility. Utility का फॉर्मूला क्या है? ER expected return minus half into A into sigma square। एक रिस्क फ्री एसेट का रिस्क कितना होता है? 0। तो सर रिस्क फ्री एसेट के केस में यूटिलिटी, चाहे आप रिस्क एवर्स हो चाहे आप रिस्क न्यूट्रल हो चाहे आप रिस्क सीकर हो, हर एक के केस में क्या आएगा? सेम आएगा, सेम। A risk-free asset will generate a numerical utility that is same for all the individuals, whether you are risk averse, risk neutral, or risk taker. 34. With respect to utility theory, the most risk averse investor जो सबसे ज्यादा डरता है will have an indifference curve। उसका indifference curve ना सबसे ज्यादा steep होगा, मतलब उसका slope सबसे ज्यादा होगा। With the most convexity तो ऐसा होता है फ्लैट, फ्लैट वाला है मतलब लेस रिस्क एवर्स है। ग्रेटेस्ट स्लोप कोएफिशिएंट, सी इज द आंसर। इंपॉर्टेंट। With respect to an investor utility function expressed as formula, which of the following values for the measure of risk aversion has the least amount of risk aversion? Least amount of risk aversion का मतलब सबसे कम डरने वाला कौन है? तो पहला वाला ऑप्शन ए का अगर यूटिलिटी क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क एवर्जन, ये एवर्जन लेवल्स देके रखा है। एवर्जन लेवल, अगर एवर्जन लेवल नेगेटिव है मतलब ये क्या है? रिस्क सीकर है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द मेजर ऑफ द रिस्क एवर्जन, ये जो ए है ना, ये ए का वैल्यूज देके रखा है। अब मैं कह रहा हूं अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिस्क सीकर है, अगर ए का वैल्यू 0 है तो ये क्या है? रिस्क न्यूट्रल है, और अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या है? रिस्क एवर्स है। तो तीनों में से सबसे कम कौन डरता है? रिस्क सीकर, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। An analyst is evaluating an issuer's liquidity and calculates a negative cash conversion cycle। इतना देखते एग्जाम में, कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल्स डेज माइनस पेबल डेज। अगर नेगेटिव कैश कन्वर्जन आया हुआ है, या तो इसका यही मतलब होता है या तो पेबल्स डेज बहुत ज्यादा है या तो इन्वेंट्री या रिसीवेबल डेज बहुत कम है, तभी तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। द रिजल्ट इज, ऑप्शन ए बोलता है नॉट फिजिबल। क्यों फिजिबल हो सकता है? इज पॉसिबल बिकॉज द इशूअर हैज सफिशिएंट कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फॉर्मूला में कहीं पे भी कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बात है क्या? ए रॉन्ग, बी रॉन्ग। इज पॉसिबल बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज रिटर्न क्विकली, मतलब इन्वेंट्री डेज कम है, एंड द इशूअर टेक्स एडवांटेज ऑफ वेंडर फाइनेंसिंग, मतलब पेबल डेज बहुत ज्यादा है। सी इज द आंसर, 36 का सी। Question number 37. Which of the following will most likely decrease an issuer's cash conversion cycle? Okay. And increase in the, देखो फॉर्मूला I plus R minus P, इसमें से क्या बढ़ने से कैश कन्वर्जन साइकिल कम होगा? क्या बढ़ने से? तो कहने से पेबल्स डेज बढ़ने से। सी।
When calculating IRR, the interim cash flows are assumed to be reinvested and earn a return rate that is same as IRR. IRR का एक assumption था ना, all the intermediate cash flows are reinvested at the rate of IRR itself. So B 39. The optimal capital structure is determined where the benefit of debt tax shield is offset by the cost of financial distress. ये किसने बोला है? ये बोला है स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी, जो कहता है कि सर वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस बैंक्रप्सी कॉस्ट, राइट? ये सबको इनकॉर्पोरेट कौन करता है पता है? स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी। बैंक्रप्सी कॉस्ट को इन लोग कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सी। क्वेश्चन नंबर 40। Under Modigliani and Miller, MM, if one assumes no taxes, no financial distress cost, ये तो पहला वाला हो गया जहां पे ये बोल रहे कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, जहां पे कोई टैक्स फैक्स कुछ भी नहीं है। Among other assumptions, the value of the company is determined by its capital structure, नहीं, क्योंकि capital structure itself irrelevant है, is determined solely by its expected future cash flow. Future cash flow से determine करेंगे। C क्या बोल रहा है? The value of the company is set so the value of the levered firm is greater than that of the unlevered firm। नहीं, अगर फर्स्ट वाला assumption है ना जहां पे कोई टैक्सेस नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं है, वो केस में एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट होता है एंड वो केस में वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म होता है। तो ए एंड सी रॉन्ग है, बी इज द करेक्ट आंसर। 40 का बी। तो यहाँ पे हमने फटाफट से एक 40 का क्वेश्चन सेट्स पूरा का पूरा खत्म किया, राइट? होप आपने अग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया होगा एंड होप आपने बहुत सारा आंसर्स राइट किया होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे एंड से तो मैं यहाँ से यही सब कर सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? तो मैं आगे भी कोशिश करते रहूंगा। यहाँ पे अभी वीडियो को एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।